क्लास 12 बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर लेकर के आए हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, यूपी बोर्ड 2025 एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन होता है ये विकल्पी होता है, सही विकल्प चुनने का होता है और इसमें 4 प्रश्न होते हैं, का, खा, गा, घा, एक एक नंबर के होते हैं। पहला है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है गैंडे के लिए, बाघ के लिए, हाथी के लिए, सांपों के लिए। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, गैंडे के लिए। और फिर दूसरा क्वेश्चन है, डीएनए के विकृतीकरण हेतु प्रयुक्त ताप होता है। डीएनए के विकृतीकरण यानी इसको अलग करने के लिए कितना ताप चाहिए? तो 95 से 105 डिग्री सेल्सियस चाहिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिसंलयन होता है ध्रुवीय कोशिका प्लस नर जनन कोशिका में, ध्रुवीय कोशिका प्लस नर कायिक कोशिका में, अंड कोशिका प्लस नर युग्मक में, अंड समुच्चय प्लस नर युग्मक में। देखिए, जो त्रिसंलयन है ये ध्रुवीय कोशिका और नर जनन कोशिका में होता है। देखिए कैसे, यहां पर एक भ्रूण कोश हम बना लेते हैं। ये हैं प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं, इन्हें क्या कहा था? प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं यानी एंटीपोडल सेल कोशिकाएं। यहां पर द्विगुणित केंद्रक था या ध्रुवीय कोशिका थी, द्विगुणित केंद्रक या ध्रुवीय कोशिका भी इसे कहा जाता है, ध्रुवीय कोशिका। और यहां पर सहायक कोशिकाएं ये दोनों थी और यहां अंड कोशिका थी। ये सहायक कोशिकाएं हैं, सहायक कोशिकाएं हो जाएंगी। और यहां पर ये बीच में अंड कोशिका थी, एग सेल, अंड कोशिका थी। तो मान लेते हैं कि इधर से पॉलन ट्यूब आती है, पराग नलिका आती है, तो इसमें 2 नर युग्मक होते हैं। ये दोनों क्या हैं? नर युग्मक होते हैं, मेल गैमीट्स होते हैं। अब 2 नर युग्मक जब आते हैं तो यहां इसमें भ्रूणकोश में स्वतंत्र हो जाते हैं, एम्ब्रियो सैक में ये दोनों नर युग्मक स्वतंत्र हो जाते हैं। और जब स्वतंत्र होते हैं तो एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होता है, एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होता है तो निषेचन हो गया, और दूसरा वाला द्विगुणित केंद्रक से संलयित होता है या द्विध्रुवीय कोशिका से संलयित होता है। तो इसे ही त्रिसंलयन कहा जाता है, क्योंकि एक केंद्रक यहां है, 2 केंद्रक यहां है, 3 केंद्रक आपस में मिल रहे हैं, इसी को त्रिसंलयन कहते हैं। और इसमें कहा गया था त्रिसंलयन होता है। तो जब ध्रुवीय कोशिका या द्विगुणित कोशिका से एक नर युग्मक संलयित होता है तो उसे ही त्रिसंलयन कहा जाता है। तो ध्रुवीय कोशिका प्लस नर जनन कोशिका हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन है, हर्षे तथा चेज ने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया। 4 ऑप्शन हैं, इसमें सिद्ध किया था कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। ये हर्षे और चेज ने प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर्षे चेज पर परीक्षा में पूछा जा सकता है। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 4 गैप के नियम की व्याख्या कीजिए। देखिए, जो 2 नंबर का क्वेश्चन होता है इसमें कुल 5 प्रश्न होते हैं और एक एक नंबर के होते हैं, यानी कि संक्षिप्त उत्तर ही होता है, थोड़ा सा उत्तर लिखना होता है 1-2 लाइनों में। तो 4 गैप के नियम की व्याख्या करना है। तो देखिए, 4 गैप का नियम क्या होगा? 4 गैप का जो नियम है, तो इनका नाम वास्तव में इरविन 4 गैप था, इरविन 4 गैप था। और ये 1950 में इन्होंने ये नियम दिया था। और कैसे दिया था? तो जो डीएनए में क्षार पाए जाते हैं, डीएनए में जो क्षार होते हैं, जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, उनका अध्ययन करके नियम प्रस्तुत किया था। और इन्होंने बताया था कि जो डीएनए में प्यूरीन होती है, जो डीएनए में प्यूरीन होती है वो हमेशा पिरीमिडीन के बराबर होती है। प्यूरीन्स हमेशा पिरीमिडीन्स के बराबर होती है। यानी कि इन्होंने बताया था कि A+G=C+T, यानी कि एडेनिन और ग्वानिन हमेशा बराबर रहती है साइटोसिन और थायमिन के। और इसके अलावा इन्होंने बताया था एडेनिन हमेशा थायमिन के बराबर होता है,
जो एडेनिन है ये हमेशा थायमिन के बराबर होता है और जो साइटोसिन है वो हमेशा ग्वानिन के बराबर होता है। ये चीज इन्होंने बताई थी। और एक चीज बताया था नियम में अपने कि जो A+T है यानी एडेनिन और थायमिन है तथा इसी तरह से जो G+C है ये एक जाति के जीवों में समान होते हैं, एक जाति के जीवों में समान लेकिन भिन्न भिन्न जातियों के जीवों में अलग अलग होते हैं। तो यही 4 गैप का नियम था, कुछ 4 पॉइंट थे कुल मिलाकर के। फिर अगला क्वेश्चन है, मानव की आंत में पाए जाने वाले किन्हीं 2 सूक्ष्म जीवों के वैज्ञानिक नाम बताइए। मानव की आंत में तो देखिए एक सूक्ष्म जीव का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा एस्चेरेशिया कोलाई, एक तो ये हो जाएगा। और 2 कहा गया है तो एक आप लिख सकते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये 2 सूक्ष्म जीव हो जाएंगे जो मानव की आंत में पाए जाते हैं, इनके वैज्ञानिक नाम। और फिर अगला है, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस में क्या अंतर है। एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस में अंतर पूछा गया है। तो जो एक्सोन्यूक्लियस है ये डीएनए अणु को उसके सिरे पर काटता है, सिरे से काटता है, डीएनए अणु को सिरे से काटता है। जबकि जो एंडोन्यूक्लियस है ये डीएनए अणु को बीच से काटता है। एक्सोन्यूक्लियस डीएनए अणु को सिरे से काटता है जबकि एंडोन्यूक्लियस डीएनए अणु को बीच से काटता है। ये अंतर हो जाएगा 1 नंबर में। देखिए, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग लाइक जरूर कर दें और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल में 12 से रिलेटेड जितने भी बायोलॉजी के वीडियो हैं सभी पड़े हुए हैं और पूरा कोर्स भी प्लेलिस्ट में आपको फ्री में मिल जाएगा। फिर 2 का घा है, एक निषेचित बीजांड में युग्मनज प्रसूप्ति के बारे में आप क्या सोचते हैं। निषेचित बीजांड है और युग्मनज प्रसूप्ति के बारे में कहा गया है। देखिए, जो प्रसूप्ति जो होती है इसे सुसुप्तावस्था भी कह सकते हो। प्रसूप्ति यानी सुसुप्ता अवस्था भी आप कहा जा सकता है, यानी कि उसी अवस्था में बने रहना। सुसुप्तावस्था क्या होती है, जिस अवस्था में वो पहले था, जिस अवस्था में वो है या था उसी अवस्था में बने रहना ही सुसुप्तावस्था या प्रसूप्ति कहलाता है। यानी कि जो भ्रूणकोश होता है ये उसी से संबंधित है, भ्रूणकोश से। जब बीज को काटकर बोरी में भरकर जैसे रख लिया गया, कोई बीज है, गेहूं है, धान है, जब काट कर बोरी में भरकर रख लेते हैं तो देखिए अंकुरित नहीं होता है, तो उसी को प्रसूप्ति या सुसुप्तावस्था बोला जाता है। फिर अगला है, राइजोबियम नामक सूक्ष्म जीव का कृषि में क्या महत्व है। जो राइजोबियम नामक सूक्ष्म जीव है इसका कृषि में क्या महत्व है। देखिए, चित्र से इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि ये यहाँ पर मृदा है और मृदा के अंदर ये जड़ें हैं और किसकी, तो कोई दलहनी पौधा है, दलहनी पौधा है, चाहे आप मटर मान लीजिए चाहे अरहर मान लीजिए, कोई दलहनी पौधा है और ये मृदा है, मृदा के अंदर की ये जड़ें हैं। तो इन जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये क्या है, ग्रंथियां हैं। इन जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती हैं और इन ग्रंथियों में ये जो राइजोबियम जीवाणु रहता है, राइजोबियम जो जीवाणु है इन्हीं ग्रंथियों में पाया जाता है या रहता है। और ये करता क्या है, तो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है उसको मृदा तक लाकर इसमें इकट्ठा करता है, वायुमंडल की नाइट्रोजन को मृदा तक पहुंचाता है। तो राइजोबियम नामक सूक्ष्मजीव कृषि में क्या महत्व है, तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए, जो 3 नंबर का क्वेश्चन होता है ये 2-2 नंबर का होता है और इसमें भी 5 प्रश्न होते हैं। 3 नंबर के क्वेश्चन में 2-2 नंबर का है और इसमें भी 5 क्वेश्चन होते हैं।
पहला है लैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं? मानव शरीर में नर तथा मादा युग्मक कहाँ बनते हैं? पूर्ण सख्त युग्मनज किसे कहते हैं? पूर्ण सख्त युग्मनज कहा गया है। तो देखिए, ऐसा जनन जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं उसे ही लैंगिक जनन कहा जाता है। ऐसा जनन जिसमें नर युग्मक मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स आपस में संलयित होते हैं, आपस में मिलते हैं, उनका कॉन्जुगेशन होता है, उसे ही क्या कहा जाता है? लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। यानी जैसे पुरुष में लिया जाए तो ये अंडाणु है और ये जब शुक्राणु से मिलता है या शुक्राणु अंडाणु से मिल जाता है तो इसे ही लैंगिक जनन कहा जाता है और यह क्रिया निषेचन क्रिया कहलाती है। मानव शरीर में नर तथा मादा युग्मक कहाँ बनते हैं कहा गया है? तो देखिए, जो मानव का शरीर है, जो मानव होता है, वास्तव में ये एक लिंगी प्राणी है। इसमें नर अलग होता है और मादा अलग होती है। तो मादा में स्त्री आती है और नर में पुरुष आता है। तो जो स्त्री होती है, स्त्री के अंडाशय में मादा युग्मक का निर्माण होता है। स्त्री के अंडाशय में मादा युग्मक बनता है, जबकि पुरुष के वृषण या टेस्टिस में नर युग्मक का निर्माण होता है। तो ये बता देंगे। अब इसके बाद कहा गया कि पूर्ण सख्त युग्मनज किसे कहा जाता है? पूर्ण सख्त युग्मनज किसे कहते हैं? पूर्ण सख्त युग्मनज क्या होगा? जब युग्मनज में वृद्धि एवं विभाजन द्वारा भ्रूण का निर्माण होता है तो उसे ही पूर्ण सख्त युग्मनज कहा जाता है। वृद्धि व विभाजन द्वारा युग्मनज का निर्माण होता है। जाइगोट का युग्मनज में क्या होता है? जाइगोट होता है। युग्मनज या जाइगोट का निर्माण वृद्धि एवं विभाजन द्वारा होता है तो उसे ही क्या कहा जाता है? पूर्ण सख्त युग्मनज कहा जाता है या पूर्ण सख्त जाइगोट कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है खा वाला तीसरे का, प्रतिबंधन एंजाइमों का नामकरण किस प्रकार से किया गया था? तो देखिए, इसमें जो नाम का पहला शब्द है, नाम का पहला शब्द वंश और दूसरा शब्द, नाम का पहला शब्द वंश और दूसरा शब्द जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है उसकी कोशिका की जाति से लिया गया है। नाम का पहला शब्द वंश और दूसरा शब्द प्रोकैरियोटिक कोशिका की जाति से लिया गया है। ये जिनसे पृथक किया जाता है, ये जिनसे प्रतिबंधन एंजाइम पृथक किए जाते हैं उनकी कोशिका की जाति से लिया गया है। तो इस तरह से इसका नामकरण किया गया है। फिर अगला है प्रदाह प्रक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। प्रदाह प्रक्रिया पर टिप्पणी लिखना है। तो देखिए, जो प्रदाह है, प्रदाह शरीर की रक्त वाहिकाएं जो होती हैं, जो ब्लड वेसल्स कह लीजिए होती हैं, रक्त वाहिकाएं, या अपनी भाषा में कहें तो जो नसें होती हैं रक्त वाहिकाओं में रोगजनक या फिर क्षतिग्रस्त कोशिका के कारण शरीर में जो प्रतिक्रिया होती है उसे ही प्रदाह कहा जाता है। यानी एक तरह से दर्द होता है। लेकिन आपको लिखना क्या होगा? प्रदाह शरीर की रक्त कोशिकाओं में रोगजनक या क्षतिग्रस्त कोशिका के कारण शरीर की जो प्रतिक्रिया होती है उसे ही प्रदाह कहा जाता है। भाई, कोई रक्त कोशिका है वो रोगजनक हो गई है, उसमें रोगजनक आ गए हैं, रोग पैदा करने वाले, या फिर वो क्षतिग्रस्त हो गई है कोई कोशिका है, तो इसके कारण जो शरीर में प्रतिक्रिया होती है उसे ही प्रदाह कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है एरिथ्रोब्लास्टोसिस्ट फिटैलिस का वर्णन कीजिए। एरिथ्रोब्लास्टोसिस्ट फिटैलिस का वर्णन करना है। तो वास्तव में देखिए, यह भ्रूण यानी एम्ब्रियो में हेमोलिटिक एनीमिया होती है, एनीमिया है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस्ट फिटैलिस का वर्णन कहा है तो यह भ्रूण में हेमोलिटिक एनीमिया है और इसके
प्रभाव से, यहां लिख देते हैं, प्रभाव से बच्चों की गर्भावस्था में मृत्यु हो जाती है, कहने का मतलब है एरिथ्रोब्लास्टोसिस्ट फेटालिस जो है ये भ्रूण में हीमोलिटिक एनीमिया एक तरीके की होती है, और इसके प्रभाव से होता क्या है कि जो बच्चे होते हैं वो गर्भावस्था में ही मर जाते हैं या गर्भावस्था में उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, पादपों की जातीय विविधता जंतुओं की अपेक्षा बहुत कम है, क्या कारण है कि जंतुओं में अधिक विविधता मिलती है? देखिए ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पादपों की जाति विविधता 22%, जंतुओं की 72% की अपेक्षा बहुत कम है, क्या कारण है कि जंतुओं में अधिक विविधता मिलती है? क्या कारण कि जंतुओं में 72% है जबकि पादपों में केवल 22% मिलती है? तो देखिए हम कुछ कारण आपको यहाँ पर बताते हैं। आप पहला बता सकते हैं कि जो जंतु होते हैं, जंतुओं में जो अनुकूलन है, जो एडाप्टेशन होता है, अनुकूलन की अधिक क्षमता होती है। जो जंतु होते हैं उनमें एडॉप्टेशन की अधिक क्षमता होती है, अनुकूलन की अधिक क्षमता होती है। और आप दूसरा कारण बता सकते हैं कि जो जंतु हैं, जंतु वातावरण के प्रति जल्दी अनुकूलित हो जाते हैं, कोई भी वातावरण है उसके प्रति जंतु अधिक जल्दी अनुकूलित हो जाते हैं। और तीसरा आप बता सकते हैं कि जंतु अपने पैरों से खुद चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, इसीलिए उनमें अधिक विविधता पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब चौथा क्वेश्चन है, चौथे का परागकण के अंकुरण की प्रक्रिया को उपयुक्त चित्रों द्वारा समझाइए। देखिए 4 नंबर से 3-3 नंबर के क्वेश्चन हो जाते हैं। अब इसमें केवल चित्रों के माध्यम से समझाने के लिए कहा गया है। तो देखिए जो एक परागकण होता है, इसमें तो एक अंतः स्तर होता है जिसे अंतःचोल कहा जाता है। ये क्या है? अंतःचोल होता है, या फिर अंग्रेजी में इसे इंटाइन कहते हैं, इंटाइन कहा जाता है। और इसमें एक तो ट्यूब केंद्रक होता है, और एक दूसरा और एक केंद्रक होता है जिसे जनन केंद्रक कहा जाता है। और इसके ऊपर एक और परत होती है, जो परागकण होते हैं उनके ऊपर एक और परत होती है जिसे बाह्य चोल कहा जाता है, बाह्य चोल या एक्सटाइन कहा जाता है, एक्सटाइन। ये एक परागकण की संरचना हो गई। अब ये कैसे अंकुरित होगा? तो जब वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो नमी पा करके ये अंकुरित होता है। अंकुरित होने में देखिए जो अंतःचोल है ये बाह्य चोल को फाड़ देता है, और फाड़ते हुए इस तरह से बाहर एक नलिका जैसी बनाता है जिसे पराग नलिका कहते हैं। इस नलिका को पराग नलिका या पॉलन ट्यूब कहा जाता है। और अब इसमें जो जनन केंद्रक था ये धीरे धीरे करके नीचे आने लगता है। ये क्या था? जनन केंद्रक था, ये नीचे आने लगेगा। और जो वर्धी केंद्रक था जिसे ट्यूब केंद्रक कहा था, इस ट्यूब केंद्रक को वर्धी केंद्रक भी आप कह सकते हैं। तो ये ट्यूब केंद्रक यहाँ आ जाएगा। इसका कार्य होता है कि ट्यूब को बढ़ाना, पराग नलिका को बढ़ाना। ये नलिका केंद्रक कहो, चाहे वर्धी केंद्रक कहो, चाहे ट्यूब केंद्रक कहो, तो ये नीचे की तरफ इसको बढ़ाता रहता है। अब अगले स्टेप में आप बना देना कि यहाँ से देखिए ये अंकुरित हो गया है और लंबी सी पॉलन ट्यूब हो गई है। अब यहाँ पर वर्धी केंद्रक या ट्यूब केंद्रक है, और यहाँ पर 2 नरयुग्मक बन गए हैं। जो यहाँ जनन केंद्रक था ये विभाजन के द्वारा 2 नरयुग्मक में बट गया है, और ये यहाँ पर जीवद्रव्य धीरे धीरे करके चल रहा है। तो इस तरह से आपको परागकण के अंकुरण की प्रक्रिया को उपयुक्त चित्रों के द्वारा समझाना होगा। फिर अगला है, जातियों में प्रतियोगिता का प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। जातियों में प्रतियोगिता के प्रभाव पर।
तो देखिए प्रतियोगिता होती क्या है, यहां इसको समझ लेते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। तो दो या दो से अधिक जातियों के बीच सीमित संसाधनों में, चाहे वो खाने के लिए हो, चाहे वो रहने के लिए हो, चाहे जिस चीज के लिए हो, तो सीमित संसाधनों पर अधिकार के लिए संघर्ष होता है, या कह लीजिए कि होड़ होती है पाने की, किसी भी चीज को पाने की होड़ होती है या संघर्ष होता है। होड़ या संघर्ष में जैसे भोजन को पाने के लिए है, रहने के लिए है, आदि चीजों के लिए होड़ होती है, उसे ही क्या कहा जाता है, प्रतियोगिता कहा जाता है। और कहा गया इसका प्रभाव, तो प्रभाव ये पड़ता है कि कोई एक जाति का तो लाभ हो जाता है, लेकिन दूसरे जाति की इसमें हानि हो जाती है। फिर अगला है, कैंसर अभिज्ञान की क्या विधि है, कैंसर के उपचार के बारे में बताइए। कैंसर अभिज्ञान की विधि का मतलब यह है कि कैंसर का पता कैसे लगता है, कैंसर का पता कैसे चलता है या कैसे लगता है, इसी को कैंसर अभिज्ञान की विधि कहा जाता है। तो इसमें विधियों में कौन कौन सी विधियां हो जाएंगी, कैसे पता करेंगे, एक्सरे करवा सकते हैं, एक्सरे के द्वारा, या अल्ट्रासाउंड के द्वारा पता लग जाएगा, या फिर सीटी स्कैन के द्वारा भी पता लग जाता है। अब फिर कहा गया कि कैंसर के उपचार के बारे में बताइए, तो इसके उपचार के लिए बायोप्सी करवा सकते हैं, बायोप्सी है, सर्जरी करवा सकते हैं, सर्जरी भी होती है। इसके अलावा शल्य चिकित्सा होता है, ऑपरेशन के द्वारा भी, यानी शल्य चिकित्सा के द्वारा भी इसको खत्म करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा इसमें इम्यूनोथेरेपी भी होती है। इसके अलावा कीमोथेरेपी भी की जाती है। तो कई सारे उपचार की विधियां हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, हीमोफीलिया पिता तथा वाहक माता की संतानों में रोग की वंशागति किस प्रकार की होती है। हीमोफीलिया कहो चाहे हीमोफीलिक पिता कहो, तो हीमोफीलिक पिता और वाहक माता की संतानों में रोग की वंशागति किस प्रकार से होती है। आइए दूसरे पेज में समझा देते हैं। तो देखिए, पिता क्या है, हीमोफीलिक है, तो जो पुरुष होता है पिता है, और उसमें XY गुणसूत्र पाए जाते हैं, और हीमोफीलिया की जीन हमेशा जो होता है अप्रभावी जीन, वो X गुणसूत्र पर आता है। तो ये आ गया है। और इसके बाद में ये हो गया पिता, और कहा गया वाहक माता। वाहक माता है, वाहक माता का क्या मतलब हुआ कि जो माता होते हैं उसमें गुणसूत्र X लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, और वाहक है तो एक X गुणसूत्र पर हीमोफीलिया का जीन आ जाएगा। अब देखिए इनके गैमीट्स को निकाल लेते हैं। ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये गैमीट्स इधर, और ये गैमीट्स इधर आ जाएगा। अब क्रॉस करवा देते हैं, तो इसका क्रॉस होगा तो X हीमोफीलिया का जीन और X हीमोफीलिया का जीन आ जाएगा। फिर इसका क्रॉस होगा तो इस तरह से आ जाएगा। इसका क्रॉस करवाएंगे तो इस तरह से आ जाएगा, और इसका क्रॉस करवाएंगे तो इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए इनकी जो संतानें आई हैं, ये यहाँ पर देखिए ये है तो पुत्री है, लेकिन दोनों X गुणसूत्र पर जो स्त्री होती है उसके दोनों गुणसूत्रों पर जब हीमोफीलिया का जीन होता है तभी वो हीमोफीलिक होती है। तो ये हो जाएगा हीमोफीलिक पुत्री, हीमोफीलिया रोग से ग्रसित पुत्री एक होगी। और ये एक ही पर है तो वाहक हुई, तो वाहक पुत्री हो जाएगी। और ये देखिए अगर X गुणसूत्र पर आ गया है पुरुष में, तो ये जो पुत्र है, ये पुत्र कैसा होगा, हीमोफीलिक हो जाएगा, हीमोफीलिक पुत्र हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक ही X गुणसूत्र पर आता है तो ये रोगग्रस्त हो जाता है। और ये स्वस्थ हो जाएगा या सामान्य पुत्र हो जाएगा। तो इस तरह से वंशागति होगी। तो देखिए यहां पर फिर से बता देते हैं, छूट गया, दिख नहीं रहा था। तो यहां पर देखिए दोनों X गुणसूत्र पर आता है जब हीमोफीलिया का जीन,
तो वो पुत्री जो होती है वो हीमोफिलिक हो जाती है, रोगग्रस्त हो जाती है। और जब एक पर होता है तो वो वाहक होती है, तो ये हीमोफिलिक पुत्री हो गई, ये वाहक पुत्री हो गई। और यहाँ जो चूंकि पुरुष में एक्स वाई लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, अब इसमें एक्स लिंग गुणसूत्र पर हीमोफीलिया का जीन आने से वो हीमोफिलिक पुत्र हो जाता है, क्योंकि जो पुरुष होता है इसमें एक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं और वाई पर हीमोफीलिया का जीन नहीं पाया जाता है, तो ये हीमोफिलिक पुत्र हो जाएगा और ये सामान्य पुत्र हो जाएगा। तो इस तरह से हम बता देंगे कि इनकी 25% जो पुत्रियां होंगी वो हीमोफीलिया से ग्रसित होंगी, 25% जो पुत्रियां होंगी वो वाहक होंगी, 25% पुत्र हीमोफिलिक होंगे और 25% पुत्र सामान्य होंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। फिर 5 नंबर का क्वेश्चन भी लघुत्तरी होता है, दूसरा वाला लघुत्तरी है, ये भी 3-3 नंबर का होता है। बंध्याकरण से क्या तात्पर्य है? तो बंध्याकरण किसे कहते हैं? देखिए, ऑपरेशन द्वारा मानव या पशु को प्रजनन अयोग्य बनाना ही बंध्याकरण कहलाता है। ऑपरेशन के द्वारा मानव या पशु को प्रजनन करने के अयोग्य बना देना, योग्य नहीं अयोग्य बना देना, वो प्रजनन ना कर पाए, प्रजनन करने के अयोग्य बना देना ही बंध्याकरण कहलाता है, बंध्याकरण। और इसमें जैसे मानव है तो मानव में जो पुरुष होता है और स्त्री होती है, नर और मादा अलग अलग होते हैं, तो पुरुष में नसबंदी के द्वारा बंध्याकरण किया जाता है, जिसमें पुरुष की शुक्र वाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है। और जो स्त्री में होती है इसमें नलबंदी के द्वारा, इसमें स्त्री नसबंदी होती है, जिसमें स्त्री की अंड वाहिनी या फैलोपियन नलिका को काटकर बांध दिया जाता है। तो इस तरह से इसके बारे में लिख देंगे। फिर अगला है, प्राथमिक व द्वितीयक लसिकाओं के अंगों के नाम लिखिए। प्राथमिक लसिका अंगों की बात की जाए, आप लिख सकते हैं अस्थि मज्जा हो जाएगी और थाइमस ग्रंथि हो जाएगी प्राथमिक अंग में। अगर द्वितीयक लसिका अंगों की बात तो द्वितीयक वाले में प्लीहा आ जाएगा, प्लीहा स्प्लीन जिसको कहते हैं, प्लीहा है। लसिका नोट्स होते हैं जो, वो आ जाएंगे इसी में। तो इस तरह से ये हो जाएगा। फिर अगला है, औद्योगिक स्तर पर शराब का निर्माण किस प्रकार होता है? औद्योगिक स्तर पर शराब का निर्माण कहा गया है, तो देखिए औद्योगिक स्तर पर शराब का निर्माण सीरे से किया जाता है। और सीरा कहां से मिलता है? तो गन्ने से प्राप्त होता है। औद्योगिक स्तर पर शराब का निर्माण सीरे से किया जाता है और सीरा गन्ने से प्राप्त होता है। और फिर इसी सिरे को किण्वन करके किण्वन विधि द्वारा शराब तैयार की जाती है। फिर अगला है, वाहक द्वारा पुनर्योगज डीएनए के पोषद जीवाणु में प्रवेश की विधियों का वर्णन कीजिए। वाहक यानी वेक्टर के द्वारा पुनर्योगज डीएनए के पोषद जीवाणु में प्रवेश की विधियों का वर्णन करना है। तो देखिए इसमें जीन गन आप बता सकते हैं, जीन गन विधि हो जाएगी, एक तो ये विधि होती है। दूसरी माइक्रो इंजेक्शन विधि होती है, माइक्रो इंजेक्शन विधि के द्वारा किया जाता है। और आप इसमें बता सकते हैं रेट्रोवायरस के द्वारा, रेट्रोवायरस द्वारा, जैसे कैल्शियम की विशिष्ट सांद्रता के साथ इसको संघनित किया जाता है, जिससे डीएनए जो होता है जीवाणु कोशिका की भित्ति के छिद्र से प्रवेश में उसको सहायता मिल जाती है। अब इसमें ये रेट्रोवायरस की अगर बात की जाए तो पुनर्योगज जो डीएनए होता है, उस पुनर्योगज डीएनए को पहले बर्फ पर रखते हैं और बर्फ पर रखने के बाद क्या किया जाता है कि उसको बलपूर्वक प्रवेश कराया जाता है और फिर से 42 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं और फिर बलपूर्वक बर्फ में प्रवेश कराते हैं। तो इस तरह से विधियां हैं इसकी। हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाइए देखिए, अच्छी तरह से समझिए, सब में आ जाएगा। फिर 6 नंबर का पहला है, एक बायोरिएक्टर के प्रारूप का वर्णन कीजिए। साधारण विलोडक हौज एवं दंड विलोडक हौज में अंतर बताइए। एक बायोरिएक्टर के प्रारूप का वर्णन करना है, नहीं वो कैसे बना होता है। तो देखिए मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं उसमें, अप स्ट्रीम प्रोसेसिंग,
प्रोसेसिंग, अप स्ट्रीम प्रोसेसिंग हो जाएगी, और दूसरा बायो रिएक्शन हो जाएगा, बायो रिएक्शन, और तीसरा भाग होता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो ये बायोरिएक्टर के प्रारूप है। साधारण विलोडक एवं दंड विलोडक हौज में अंतर। देखिए, जो दंड विलोडक हौज होते हैं ये ज्यादा अच्छे होते हैं साधारण विलोडक हौज से। फिर अगला है मानव जीनोम परियोजना पर टिप्पणी लिखिए। मानव जीनोम परियोजना पर टिप्पणी आइए बताते हैं। तो सबसे पहले आप उद्देश्यों को बता दीजिए। देखिए, इतने सारे उद्देश्य लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 3 ही नंबर का क्वेश्चन है, तो 2-3 लिख दीजिए। जैसे अनेक जीवों में जीनोम चित्रण तैयार करना है, जैसे कि जीवाणु है, शैवाल है, मक्खी है, चूहा है आदि के, और इनके चित्रण से मनुष्य के जीनोम चित्रण में लगने वाले समय का ज्ञान हो सकेगा। और फिर आप दूसरा बता दीजिए कि विभिन्न जातियों के विकास के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कई जातियों का विकास कैसे हुआ है इससे जानकारी ये प्राप्त हो सकती है। समजात क्रमों में उच्च संरक्षित जीनों को पहचाना जा सकता है। गुणसूत्रों में उपस्थित जीन के क्रमों का पता लगाया जा सकता है। तो इस तरह से 2-3 लिखेंगे। इसके बाद विशेषताएं, इसके बाद मानव जीनोम प्रोजेक्ट की विशेषताएं आप बता सकते हैं। विशेषताओं में बता दीजिए कि मानव जीनोम में 3 बिलियन से अधिक न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और एक मानव जीन में लगभग 3000 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। सबसे बड़ी जीन डिस्ट्रोफिन में लगभग 2.4 मिलियन बेस पेयर मिलते हैं। एक और बता दीजिए कि मानव जीनोम में करीब 30,000 क्रियात्मक जीन होते हैं। जीनोम का लगभग 2% भाग ही प्रोटीन कोडिंग के लिए उपयोगी होता है। और फिर मानव जीनोम प्रोजेक्ट की उपयोगिता बता दीजिए कि मनुष्य या मानव समूह की आनुवांशिक वंशावली को निर्धारित करने में सहायक है, रोग उत्पन्न करने वाले जीन्स में न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम का पता लगाने में सहायता करता है, आनुवांशिक रोगों की पहचान करता है, चाहे वो फिनाइलकीटोन्यूरिया हो, चाहे सिकल सेल एनीमिया हो, चाहे हीमोफीलिया हो, आदि रोगों की पहचान करता है, उनकी पहचान में सहायता करता है, रोग प्रवृत्ति की पहचान में सहायक तथा रोग के अनुसार कस्टम ड्रग्स बनाने में सहायता करता है, रोग के अनुसार दवाएं बनाई जा सकती हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग उपयोग कर अपराधियों की पहचान में भी सहायक है, विवादग्रस्त वल्दियत के निराकरण में भी सहायक है। तो इतना लिख दीजिए। तो इस तरह से मानव जीनोम परियोजना पर टिप्पणी आप लिख देंगे। फिर अगला है आणविक निदान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आणविक निदान किसे कहा जाता है? देखिए, ऐसी तकनीक जिससे रोग की शुरुआती पहचान होती है, आणविक निदान कहलाता है। आणविक निदान कहते हैं। ऐसी तकनीक जिससे रोग की शुरुआती पहचान की जाती है आणविक निदान कहते हैं। जैसे कैंसर है तो इसकी जब रोग की शुरुआती पहचान की जाती है तो उसे ही आणविक निदान कहा जाता है। यानी कि जो जन्मजात रोग होते हैं उनके लिए ये प्रयोग किया जाता है। और फिर अगला है, वह कौन सी क्रिया विधि है जिससे एड्स विषाणु संक्रमित व्यक्ति के प्रतिरक्षा तंत्र का ह्रास करता है? ऐसी कौन सी विधि है जिससे एड्स विषाणु जो है वो संक्रमित व्यक्ति के प्रतिरक्षा तंत्र का ह्रास करता है? देखिए, जो एड्स विषाणु होता है, जो एड्स वायरस होता है, ये तो पहले तो शरीर में प्रवेश करता है, शरीर में प्रवेश करता है, और प्रवेश करने के बाद में जो हमारे शरीर की मैक्रोफेजेस कोशिकाएं होती हैं, मैक्रोफेज जो सेल्स होती हैं उन पर अटैक करता है, और वहां पहुंचने के बाद गुणन करता है, यानी बहुत सारी संख्या अपनी बढ़ाता है, और संख्या बढ़ाने के बाद जो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं हैं उन पर अटैक करता है। प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं कौन? T4 लिम्फोसाइट कोशिकाओं पर अटैक करता है। तो इस तरह से संक्रमित करता है। देखिए, एड्स पर हमारे चैनल में कई सारे वीडियो अपलोडेड हैं, एक वीडियो लॉन्ग भी अपलोडेड है, आप लोग जाइए देखिए, अच्छी तरीके से समझिए, पूरी जानकारी आपको आसान भाषा में मिल जाएगी। फिर अगला है, परागण किसे कहते हैं? साल्विया में होने वाले परागण की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। देखिए, परागण किसे है, यहां पर हम 2 पुष्प बना लेते हैं। एक तो पुष्प ये है, मान लेते हैं एक पुष्प ये है, और दूसरा पुष्प यहां बना लेते हैं, एक पुष्प ये है। ये कोई 2 पुष्प हैं, और यहां पर हम थोड़ा सा पुंकेसरों को भी दिखा देते हैं इस तरह से। तो देखिए, जब एक पुष्प के परागकण कहाँ होंगे? परागकोश में होंगे। तब जब एक पुष्प के परागकण निकलकर
उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसे ही परागण या पॉलिनेशन कहा जाता है। जब एक पुष्प के परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसे ही परागण या पॉलिनेशन कहा जाता है। साल्विया में होने वाले परागण की क्रिया का वर्णन कीजिए। देखिए, जो साल्विया में परागण होता है तो कीट परागण होता है। इस पर हमारे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाइए देखिए, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है, वहां से जाकर के आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है। आपको बता दें 7, 8 और 9 नंबर के क्वेश्चन हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, 5-5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और लगभग 3 पेज आपको लिखना होता है। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ पर बताने से बहुत टाइम लगेगा। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए या फिर चैनल में जाइए, आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है। अगर ये क्वेश्चन नहीं करते हैं तो निषेचन क्रिया किसे कहते हैं? देखिए, निषेचन क्या है? जब नर युग्मक मादा युग्मक से मिलता है तो उसे ही निषेचन कहा जाता है। यानी जब शुक्राणु अंडाणु से मिलता है तो उसे ही निषेचन कहते हैं। इसी क्रिया को क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। मनुष्य में निषेचन के समय होने वाली क्रियाओं का उल्लेख कीजिए। अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश का नामांकित। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये भी इंपॉर्टेंट था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चैनल में अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर के अच्छे से समझ लीजिए। फिर अगला है, जैव विविधता के स्तरों को कितने भागों में बांटा गया है, वर्णन कीजिए। जैव विविधता के स्तर को 3 भागों में बांटा गया है। तो 3 स्तरों में बांटा गया है। अनुवांशिक विविधता है, जातीय विविधता है, पारितांत्रिक विविधता है या पारिस्थितिक विविधता है। तो इनका वर्णन हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाइए देखिए, समझिए। फिर अगला है, प्रोटीन संश्लेषण का वर्णन कीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर जल्द ही वीडियो लाएंगे, आप लोग देखिएगा, समझिएगा, समझ में आ जाएगा। फिर अगला है 9 नंबर, स्टेम कोशिका के बारे में आप क्या जानते हैं? चिकित्सीय उपचार में इनकी भूमिका की समीक्षा कीजिए। स्टेम सेल जो होती हैं ये हमारे शरीर की जो लंबी बड़ी हड्डियां होती हैं वहां पर पाई जाती हैं, और ये बहुत सख्त कोशिकाएं होती हैं जिनसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रुधिर प्लेटलेट्स या अन्य प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। अगर ये नहीं करते हैं तो अथवा लगा हुआ है, मानव में अंडाणु जनन को विस्तार पूर्वक समझाइए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अंडाणु जनन। अंडाणु जनन, शुक्राणु जनन, दोनों में से एक कोई आ सकता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर तैयार कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप लोग जाकर के वहां से इसको समझ सकते हैं। तो आशा है आपको पूरा वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो सभी लोग लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।